व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ। और अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट हमने कंप्लीट करा, डेथ का वीडियो मैंने बना दिया है, बस उसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट करते ही आपके पास आ जाएगा। और उसके साथ साथ मैं अब आपकी इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम वाले यूनिट के साथ शुरू करते हैं। और नेशनल इनकम वाले यूनिट की थियरी मैंने टर्म 1 में सिलेबस आने से पहले बनाई थी। मतलब 2 वीडियोज ऐसे हैं जो मैंने टर्म 1 में बनाया था, क्योंकि तब नेशनल इनकम टर्म 1 में आ रहा था, बट अब वो टर्म 2 में आ रहा है। तो हम लोग अब नेशनल इनकम शुरू से कर रहे हैं। तो आज आप लोग, मैं वही वीडियोस क्लब करके आपको दे रहा हूं, उन्हें देखो अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के साथ फिर हम लोग न्यू वीडियोस के साथ स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें कंप्लीटली विद डायग्राम्स ऑन डिजिटल बोर्ड ऑब्वियसली, क्योंकि पहले वाली वीडियोस व्हाइट बोर्ड पे थी। तो अब बहुत अच्छे तरीके से और नए तरीके से न्यूमेरिकल्स करते हैं और चीजें करते हैं। पहले इतना पोर्शन आप लोग कंप्लीट कर लो। आज नेशनल इनकम यूनिट को कंप्लीट करेंगे और फिर चलेंगे एडीएस की तरफ। मैक्रो का सिलेबस हो जाएगा खत्म। लेट्स बिगिन। तो नेशनल इनकम यूनिट में मैं सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वी विल स्टार्ट विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो यार, 2 चीजों से जुड़ के बना है। पहली बात फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम का कैसा फ्लो होता है किसी भी इकोनॉमी में। दूसरी बात सर्कुलर होता है। टॉपिक में ही क्वेश्चन है, टॉपिक में ही आंसर है। आपसे एक चीज ये पूछ रहा है कि सर इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है। आपको आंसर क्या दिया गया? सर्कुलर फ्लो। इसको कैसे पढ़ा जाता है वो हम लोग आज ध्यान से देखने वाले हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम ध्यान से देखते हैं कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ ली थी और हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्लास 12th में, राइट। अब यहां पे जो आई होता था, this I stands for individuals, और ये जो A होता है, this A stands for aggregates। इसका मतलब क्लास 11th में आपने जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी वो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ी। अब क्लास 12th में आप जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो वो एग्रीगेट्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। एग्रीगेट्स का मतलब क्या है कि ये डिटेल्ड, ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इंडिविजुअल एग्रीगेट्स का अगर एग्जांपल है तो वही ले लो कि अगर आप एक ट्री पे रिसर्च कर रहे हो तो वो माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया, पूरे फॉरेस्ट पे रिसर्च कर रहे हो तो वो मैक्रो कॉन्सेप्ट हो गया। तो छोटा जब इंडिविजुअल की बात होती है तो हम माइक्रो पढ़ते हैं, और जब सबकी कंबाइंड बात होती है, इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है, तो हम मैक्रो पढ़ते हैं। सही हो गया। अब देखो यार, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले ये देखो कि इनकम जनरेट कैसे होता है। इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन से। इकोनॉमिक्स में ना प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तुम लोग हमेशा जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ते रहोगे प्रोडक्शन को पढ़ते रहोगे। तो प्रोडक्शन जब होगा तभी तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। भाई सामान बनेगा तो ही तो बिकेगा, बिकेगा तो इनकम आएगी, राइट। किसी भी इकोनॉमी में जो ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो पैसा होता है, कि कितना इनकम इकोनॉमी में घूम रहा है। सही है ना। अब प्रोडक्शन कौन करता है सर? प्रोडक्शन करता है हमारा प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? सबसे पहले होती है लैंड। भाई जिस जमीन पे वो प्रोडक्शन करेगा वो लैंड। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है लेबर, जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, लेबर। तीसरा होता है हमारा कैपिटल, जो पैसा लगाया है। चौथी होती है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी बॉडी, जिसको मैनेज कर रहा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? मालिक इंसान, जो कि इन तीनों को यूटिलाइज करता है, इन तीनों की मदद से इनको प्रॉपर्ली मैनेज करके प्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से ये 4 चीजें हमारी हेल्प करती हैं प्रोडक्शन करने में। इन 4 चीजों को क्या बोलते हैं हम सर? इन 4 चीजों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर है या फिर ये जो फर्म है, ये फर्म इन 4 चीजों की मदद से प्रोडक्शन करती है। अब सर ये जो प्रोडक्शन हो रही है इसके अंदर ये प्रोडक्शन कैसे होगी? कौन हेल्प करेगा? क्या ये सब अकेला एक इंसान कर सकता है? जी नहीं।
किन्हीं भी फर्म्स को प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं हाउस होल्ड्स मतलब आप और मैं, हम जैसे लोग। कैसे सर? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोड्यूसर के पास लैंड नहीं है तो लैंड एक हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। अब वो फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करेगा, वो उसके बदले में क्या लेता है? रेंट लेता है। भाई जमीन देगा तो रेंट पे देगा ना। सिमिलरली फैक्ट्री में बहुत सारे हाउस होल्ड्स काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो अपनी लेबर प्रोवाइड करते हैं, लेबर के बदले में वो लोग क्या लेते हैं? वेजेस एंड सैलरीज। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। अगर मैंने कैपिटल की मुझे जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल ऑर्गेनाइज करूंगा। अब कैपिटल तो फ्री में नहीं मिलेगा, कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज में जो एंटरप्रेन्योर काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको उसकी मेहनत के बदले में, हार्डवर्क के बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स। उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। तो बेसिकली ये जो चार फैक्टर्स हैं, ये फर्म्स को कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड्स प्रोडक्शन करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, और फर्म्स उनसे प्रोडक्शन करती हैं। अब जब प्रोडक्शन करती हैं तो फ्री में तो नहीं, वो उस प्रोडक्शन के बदले में इन्हें ये पैसा देती हैं, इतना इतना प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली फर्म्स ने जो पैसा दिया है, फर्म्स के लिए ये होती हैं फैक्टर पेमेंट्स। फर्म्स के लिए क्या होती हैं? ये फैक्टर पेमेंट्स। कि इन लोगों ने, फर्म्स ने प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड्स को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स दिए। और हाउस होल्ड्स के लिए यही पेमेंट नहीं होता, हाउस होल्ड के लिए यही इनकम हो जाती है। तो हाउस होल्ड्स को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम्स। ठीक है। तो अब आपसे कोई भी पूछ ले कि फैक्टर इनकम कितनी होती है, तो हमेशा चार होती हैं। कौन कौन सी हमारे पास? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स। तो ये हमारे पास फैक्टर इनकम्स होती हैं, जबकि फर्म्स के लिए यही क्या होती हैं? फैक्टर पेमेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म्स ने जब प्रोडक्शन करी, इन्होंने प्रोडक्शन करके सामान बना लिया, उस सामान से इनकम जनरेट होने वाली है, उसके बदले में उन्होंने इन्हें पेमेंट करी ना, यहां से पैसा इनके पास आ गया हाउस होल्ड्स के बाद। अब हाउस होल्ड्स, मुझे एक बात बताओ, इनकी इनकम हो गई तो ये पैसे का क्या करेंगे? क्या ये पैसा अपने पास रखेंगे? पैसे को खाएंगे? पैसे का ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे? नहीं ना। ये इस पैसे से भी गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, और गुड्स और सर्विसेज किसके पास है? इनके पास है। तो जो पैसा यहां से इधर गया था, क्या वही पैसा घूम के यहां से इधर आ जाएगा जब इन्हें गुड्स और सर्विसेज खरीदने पड़ेंगे? जो गुड्स और सर्विसेज इन्होंने बनाने में मदद करी, वही गुड्स और सर्विसेज इन्हें खरीदने भी तो है, क्योंकि जिंदगी कैसे चलेगी भाई? तो बेसिकली इकोनॉमी में जो इनकम है, जो फ्लो ऑफ इनकम है, वो ऐसे घूमता रहता है। ये किसके बीच में घूमता रहता है? हमारे पास हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में। बट इकोनॉमी में क्या सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं? जी नहीं। आ जाओ, इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं? सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हमेशा चार सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स कौन है? जो कंज्यूमर्स होते हैं। कौन होते हैं? कंज्यूमर्स, जो सामान को कंज्यूम भी करते हैं, उसी सामान को बनाने के लिए अपनी सर्विसेज भी देते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। दूसरी कौन होती है? फर्म्स। फर्म्स कौन है? प्रोड्यूसर्स, जो सामान को प्रोड्यूस भी करेंगे, और प्रोड्यूस किससे करवाएंगे? इनसे करवाएंगे, और इनको इसके बदले में पैसा देंगे। तीसरा कौन होता है? गवर्नमेंट। भाई सरकार भी तो काम करती है इकोनॉमी में, जिसका काम क्या है? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास फॉरेन सेक्टर। इस फॉरेन सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग जनरली किसके बारे में बात करते हैं? हमारी एक्सपोर्ट्स, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और हमारी इंपोर्ट्स, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। फॉरेन सेक्टर में बेसिकली हम अगर बाहर सामान बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट्स, बाहर से मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट्स, ये चीज़ें हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो टोटल 4 सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं। बट सिंप्लीफिकेशन के लिए सर्कुलर फ्लो हम लोग 2 सेक्टर्स के बीच में पढ़ते हैं। 2 सेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? हाउस होल्ड्स और
फर्म्स। तो चीजों को आसान बनाने के लिए, आप लोगों के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड रखा है 2 सेक्टर इकोनॉमी तक। 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको मेनली सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बारे में पढ़ना है। अब ये तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा कि किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कैसे पैसा घूमता रहता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब टेक्निकल बातों पे चले कि किताबों में क्या लिखा है। देखो जरा किताबों में क्या लिखा है हमारे पास, सर्कुलर फ्लो का क्या मीनिंग दिया है। देखो लिखा है इट रेफर्स टू द साइकिल, ये एक पूरी साइकिल है जिसमें सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, जनरेशन ऑफ इनकम। जब प्रोडक्शन होगा, सामान बनेगा, तो वहां से इनकम का सोर्स बन गया ना। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, फिर आप मुझे बताओ बेसिकली जब सामान बनेगा, जब प्रोड्यूस होगा, तो फिर वो पैसा फर्म सारा खुद तो नहीं रखेंगी ना, उसी पैसे को जिन्होंने बनवाया है उन तक देना पड़ेगा, उन्हें पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, जनरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन किसको मिलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। उनके पास ये पेमेंट्स जाती हैं जिनके लिए वो फैक्टर इनकम बन जाती हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं उस पैसे का, फिर वो सर्कुलेट होता है पैसा वहां से। फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, वापस से वो पैसा फर्म्स के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अब कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले पैसा जनरेट होगा जब प्रोडक्शन होगा, जनरेशन के बाद भाई पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर वो लोग जब कंज्यूम करते हैं तो फिर सर्कुलेशन हो जाता है उधर से हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। तो 3 फेसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 3 फेसेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहला जनरेशन फेज, जिसको हम लोग प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं, कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज बन रही है, यहाँ पे तो बेसिकली पैसा जनरेट होता है, जनरेशन या फिर प्रोडक्शन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनकम बन जाती है किसी की, और उसके बाद फिर डिस्पोजिशन यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इसको अगर मुझे फेसेस का डायग्राम बनाना हो तो मैं इस तरीके से ये लिख दूंगा कि सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन होगा, जनरेशन फेज, ठीक है। जनरेशन के बाद क्या होगा, अब यहां से ये पैसा किसके पास जाएगा, जनरेशन के बाद हमारे पास इनकम जनरेट होगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब पैसा यहां पहुंच गया जब इनके पास, तो पैसा रुकेगा थोड़ी ना, ये क्या करेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर, पैसा फिर इधर। तो सर्कुलर फॉर्म में ये घूमता रहता है पैसा और ऐसा चलता रहता है, ठीक हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये तो हमने एक जनरल वे में सर्कुलर फ्लो का मतलब पढ़ लिया कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है। चलो आओ देखो, 2 सेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखो 2 सेक्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, 2 सेक्टर में हमें पढ़ना है हाउस होल्ड्स के बारे में और फर्म्स के बारे में। अब देखो चीजें और क्लैरिफाई होंगी आप लोगों को। मैं ये बोलता हूं कि हम लोग यहां पे ले लेते हैं फर्म्स, ये हमारी घर बना देते हैं, ये हमारी फर्म्स है, और इधर ले लेते हैं हम हमारे हाउस होल्ड्स। इधर हम हाउस होल्ड्स ले लेते हैं। तो ये हमारी फर्म्स हो गई और ये हो गए हमारे हाउस होल्ड्स, करेक्ट। अब फर्म्स के माइंड में आया कि हमें प्रोडक्शन करना है, 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 प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए इनको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, जल्दी से बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, इधर से आएंगे। तो ये लोग यहां से इधर इन्हें क्या देंगे, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब ये जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको अपनी प्रोवाइड करेंगे, जब अपनी सर्विसेज देंगे, तो मुफ्त में तो नहीं करेंगे। तो यहां से इन फर्म्स को इन्हें क्या देना पड़ेगा, पेमेंट्स देने पड़ेंगे। पेमेंट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, बताओ बताओ, अभी पढ़ाया था,
फैक्टर पेमेंट्स, यहां से होगी फैक्टर पेमेंट। तो यहां पे जो गुड्स और सर्विसेज आए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स ऑफ सर्विसेज नहीं, अभी तो सिर्फ वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सही है ना, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में इन्हें क्या मिलती हैं, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स ने क्या प्रोवाइड करी थी अपनी, फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में इन्हें क्या मिले, फैक्टर पेमेंट्स, जिसको ये लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं, इनके लिए वो इनकम्स हो जाती हैं, ठीक है। अब इनकम हो गई तो भाई ये पैसे का क्या करेंगे, पैसा अपने पास रखेंगे तो नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, यहां से पैसे का, ये लोग यहां से फिर करते हैं अपना खर्चा, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब खर्चा होगा तो कंजम्पशन होगा ना, पैसा आ गया, अब उसका खर्च तो करना है, कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन के बदले में फर्म्स इन्हें क्या प्रोवाइड करती हैं, जल्दी जल्दी से बताओ, फर्म्स इन्हें प्रोवाइड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो वाले गुड्स और सर्विसेज जिन्हें प्रोड्यूस करने में इन्होंने ही हेल्प करी थी। तो ऐसे देखो हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी में चीजें ऐसे घूमती रहती हैं, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास टोटल 4 एरोज हैं, 2 इधर आ रहे हैं और 2 इधर जा रहे हैं, ठीक है। इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 चीजें फ्लो कर रही हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, जो हमारे फ्लोज हैं वो 2 प्रकार के हो रहे हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के फ्लोज हो रहे हैं, देखो एक जगह तो फ्लो कर रहा है पैसा, पैसा कैसे फ्लो कर रहा है, देखो इन्होंने यहां से कंजम्पशन करा, पैसा जा रहा है इधर, और इन्होंने शुरू में इन्हें पेमेंट करी थी, जो इन्होंने सर्विसेज दी थी उनके बदले में पेमेंट करी थी ना, तो ये जो पेमेंट है ये मनी की टर्म्स में हुई होगी। सिमिलरली जब इन्होंने कंजम्पशन करा ये भी मनी की टर्म्स में हुआ होगा। तो सेकंड और थर्ड पे पैसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, सेकंड पे और थर्ड पे पैसा फ्लो कर रहा है, इस फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। इस फ्लो को क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। जबकि अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी, सर्विसेज कौन सी, ये फैक्टर सर्विसेज, और इन सर्विसेज के बदले में इन्हें लास्ट में क्या मिले, गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली दूसरी चीज यहां पे क्या फ्लो कर रही है, 1 पे और 4 पे ये फ्लो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो किसी भी इकोनॉमी में जब भी सर्कुलर फ्लो होता है तो इस सर्कुलर फ्लो में हमेशा 2 चीजें फ्लो करती हैं, एक तरफ पैसा, एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे पैसा फ्लो करता है उसको बोलते हैं मनी फ्लो, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। करेक्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स में जब भी टाइप्स ऑफ फ्लोज आ जाए या सर्कुलर फ्लो में आ जाए तो 2 चीजें फ्लो करती हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इनका डिफरेंस कर लें, आ जाओ जल्दी से, अब इनका डिफरेंस करते हैं। अगर मैं डिफरेंस की फॉर्म में लिख दूं इसको तो ऐसा लिख देते हैं, चलो यहां पे लिख देता हूं बेसिस, और फिर इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं जी। सबसे पहले अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो मैं मीनिंग लिख दूंगा। अब मीनिंग तो आप बताओगे, मीनिंग क्या होगा, रियल फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन द सर्कुलर फ्लो। और मनी फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो किसके बीच में हो रहा है, इन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। पूरा लिख देना। रियल फ्लो में क्या लिखोगे, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन द सर्कुलर फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन द सर्कुलर फ्लो। तो ये तो आप मीनिंग लिख दोगे। मीनिंग के बाद हम लोग बोलते हैं कि काइंड ऑफ एक्सचेंज, क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होंगे। पूरा लिखना आप लोग, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इधर क्या एक्सचेंज होगा, मनी, तो इधर लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। तो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, मनी फ्लो में मनी एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा जी ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट बनाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बनाते हैं डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज या डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। देखो जब गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के बदले में बदले जाते हैं, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज जब एक दूसरे के बदले में बदले जाते थे तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, कि मुझे वीट चाहिए, आपको राइस चाहिए, दोनों एक दूसरे से बदल लो, बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज उसके अंदर हमेशा हम दोनों एक दूसरे की नीड्स पूरी कर पाएंगे ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी।
अब मेरे पास वीट तो है लेकिन मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे तो शूज चाहिए। अब आपके पास राइस है, शूज तो नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर में। मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, पैसा दो जो मर्जी ले लो। तो अब जब गुड्स और सर्विसेज फ्लो करेंगे तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर, बार्टर की डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर नो सच डिफिकल्टी, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पैसे में डील कर रहे हो, आप बस पैसा दो और सामान ले लो, ठीक होता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वो है लास्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं अदर नेम या फिर ऑल्टरनेटिव नेम, क्योंकि इसको ध्यान रखना, इसके ऊपर लिख लेना सावधान इंडिया, एग्जाम में कई बार दूसरे नाम से पूछ लेता है आपको। रियल फ्लो को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉमिनल फ्लो। तो ये बेसिक 4 डिफरेंसेस होते हैं जो रियल फ्लो और मनी फ्लो में होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टॉक वर्सेस फ्लो वेरिएबल्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चीजें आप लोग पढ़ते हो, जितने भी वेरिएबल्स आप लोग पढ़ते हो, मैक्रो में चाहे आप प्रोडक्शन पढ़ लो, मतलब इकोनॉमी का पूरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे आप नेशनल इनकम पढ़ लो, चाहे आप नेशनल आउटपुट पढ़ लो, मतलब आप जितनी भी चीजें पढ़ लो वो सब या तो स्टॉक होती हैं या फ्लो होती हैं। मतलब वेरिएबल्स को, जितने भी कंपोनेंट्स आप पढ़ते हो, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, दैट इज ईदर स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। अब सर हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टॉक और फ्लो? देखो स्टॉक क्या होता है, दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है हमेशा, मतलब उसके अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। जैसे अगर किसी भी चीज के साथ टाइम जुड़ जाए कि ये मेरी पिछली 1 महीने की सेविंग्स है, ये मेरा पिछला 1 साल का प्रॉफिट्स है, मैंने पिछले 1 घंटे में इतना काम करा है, तो क्या यहां पे एक टाइम डायमेंशन जुड़ रहा है, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, पर डे। तो ये जो टाइम डायमेंशन जुड़ जाता है ना, इसको हम फ्लो बोलते हैं हमेशा। तो अगर किसी भी वेरिएबल के साथ एक टाइम डायमेंशन आपको देखने को मिल रहा है तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हो आप, फ्लो वेरिएबल। अगर टाइम डायमेंशन नहीं है तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हो, स्टॉक वेरिएबल। ज्यादातर बुक्स में एक वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मेरे पास वाटर बॉटल नहीं है, मैं ये इसको मान लेता हूं, ये सैनिटाइजर की बोतल को वाटर बॉटल मान लेते हैं। लेट सपोज ये जो वाटर बॉटल है, इसके अंदर ये जो वाटर रुका हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो रुका हुआ है ना, ये चल नहीं रहा है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसमें समय नहीं लग रहा, बस इतना ही रहने वाला है। तो इसको मैं यहां पे मेजर करूंगा इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसको क्या बोलूंगा, स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये टैप ओपन कर दूं यहां से और ये फ्लो करना लगे, इसके नीचे कोई और कंटेनर हो, उसमें पानी भरने लगे, तो उसको भरने में टाइम लग रहा है कि उसको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, तो उसको क्या बोल दूंगा, फ्लो वेरिएबल। तो अगर कोई चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जा रही है, जो कि रुकी हुई है, बिल्कुल वहीं पे स्टिल है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। लेकिन अगर वो मूविंग है, वो कम ज्यादा हो रही है, टाइम लग रहा है, उसके अंदर टाइम डायमेंशन ऐड हो रहा है, उसको फ्लो बोलते हैं। तो इकोनॉमी में कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2। डिफरेंस की फॉर्म में पढ़े, एक होगा स्टॉक वेरिएबल, एक होगा फ्लो वेरिएबल। चलो हम लोग इधर ले लेते हैं बेसिस, इधर ले लेते हैं स्टॉक, इधर ले लेते हैं फ्लो। सबसे पहले मीनिंग देख लो, दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है, उसको स्टॉक बोलना है। और दैट वेरिएबल which is measured over a period of time। देखो यहां पे क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पे क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको फ्लो बोलते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं स्लाइड्स भी लगा सकता था, जैसे बीएसटी में लगाई थी, बट मुझे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम साथ साथ लिखते भी रहते हैं
और हम साथ साथ चीजें समझते भी रहते हैं, थोड़ा स्टडीज को टाइम मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दैट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। फ्लो वेरिएबल जो कि टाइम टेकिंग होता है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं वो लेते हैं टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है कि किसको हम लोग एक समय के बीच में मेजर करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, किसी भी चीज के साथ टाइम वाला एलिमेंट जुड़ जाए, पर मंथ, पर ईयर, पर वीक ऐसा हो जाए तो वो हमेशा फ्लो होगा। तो इसके अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पे है। इसमें टाइम डायमेंशन होता है बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज टाइम डायमेंशन, तो जिसके अंदर टाइम का एक एलिमेंट हो उसको टाइम डायमेंशन बोलते हैं। किस में होता है? इसमें होता है, ठीक है। Flow has a time dimension because it is measured over a period of time and stock do not have any time dimension। क्यों? क्योंकि वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग लेते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में आप बोलोगे स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टिल कॉन्सेप्ट, बार बार चेंज नहीं होगा। और फ्लो है डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कम ज्यादा चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि एक वाटर कंटेनर में पानी फ्लो कर रहा है तो वो बढ़ता 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 जा रहा है ना, तो उसमें डायनामिक है, वो बार बार चेंज हो रहा है। तो ये स्टैटिक और ये डायनामिक। एक लास्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो इसके एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं तो हम रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स के आसपास का। मैं बोलूंगा कि मेरे पास मेरे सिटी में इस टाइम कोविड के कितने केसेस हैं, तो वो क्या होगा? स्टॉक, क्योंकि मैं इस टाइम मेजर कर रहा हूं। और मैं बोलूं कि इंडिया में पिछले एक साल में कितने कोविड पेशेंट्स हुए हैं, अब मैंने टाइम डायमेंशन लगा दिया, देखो पिछले एक साल में कितने हुए हैं, तो वो क्या हो गया? फ्लो, समझे ना। मैं ये बोलूं कि मुझे इस टाइम पे ये वैक्सीन आज लगी है, इतने बजे लगी है, तो वो क्या होगा? स्टॉक। और मैं बोलूं कि इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रहा है कि वो आने वाले इतने टाइम में इतनी वैक्सीन लगा देंगे, या पिछले एक साल में इतनी वैक्सीन लगी हैं, या एक महीने में इतनी वैक्सीन लगी हैं, वो क्या हो जाएगा? फ्लो। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग स्टॉक और फ्लो ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं चलो अब आप लोग मुझे बताना कि ये स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। मैं ये बोलता हूं कि मेरे चैनल पे आज 500 वीडियोस हैं, एक तो ये, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे चैनल पे आज 500 वीडियोस हैं, ये स्टॉक है या फ्लो है। और मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने लास्ट 1 ईयर में 250 वीडियोस बनाई है, ये स्टॉक है या फ्लो है। दोनों का आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, आई विल बी वेटिंग, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे स्टॉक और फ्लो के। इस तरीके से एग्जांपल्स आप लोग लिखते हो। अब सर एग्जामिनेशन में भी क्या बस डिफरेंस आता है? देखो डिफरेंस तो आता ही है, इसके साथ साथ आपसे एग्जांपल देके पूछ लेता है कि बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है। कैसे पूछता है? ऐसे देखो, अब आपको कैटेगराइज करना है कि ये स्टॉक है या ये फ्लो है। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज एट 31 मार्च 21। एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि इस डेट पे मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, इसको क्या बोलूंगा? स्टॉक। एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना, स्टॉक हो जाएगा ये। लॉसेस, इसके साथ प्रॉफिट्स भी लगा लो। प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या होते हो? देखो, आप जब भी प्रॉफिट्स या लॉस कैलकुलेट करते हो तो क्या बोलते हो? इस साल का प्रॉफिट, इस साल का लॉस, पूरे साल का होता है वो। तो प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, उसमें एक टाइम डायमेंशन आ गया 1 ईयर, तो वो क्या बन जाएगा? फ्लो। करेक्ट हो गया। प्रोडक्शन फॉर 2021, अपनी कॉपीज में पहले लिख लो आप लोग आंसर, ये आंसर्स अपनी कॉपी में पहले लिखो फिर मैच करना। प्रोडक्शन कौन से साल के लिए? 2021 के लिए। लिख लो आप लोग आंसर्स, फिर देखते हैं कौन सही है कौन नहीं। प्रोडक्शन इस साल के लिए, पूरे साल का, तो ये क्या होगा? फ्लो। सेविंग्स लिखो अपनी अपनी कॉपी में आंसर, क्या लगता है सेविंग्स क्या होगा? क्या मेरी सेविंग्स आज की होती है, या मैं ये बोलता हूं कि ये मेरी पिछले साल की सेविंग्स है, ये मेरी पिछले वीक की सेविंग्स है, ये मेरी पिछले ईयर की सेविंग्स है, पिछले मंथ की सेविंग्स है। सेविंग्स ऑलवेज कम विद टाइम डायमेंशन, तो सेविंग्स क्या होंगी हमारे पास? फ्लो। वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया। वेल्थ क्या है जी हमारे पास? देखो, वेल्थ होता है कि मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी। मैं कभी ऐसा बोलता हूं कि ये मेरी पिछले 1 साल की संपत्ति है, या मैं ये बोलता हूं कि आज मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास आज इतनी वेल्थ है, आज के टाइम में मेरी जो नेट वर्थ है, जो मेरी वेल्थ है आज के टाइम पे, वो ये है। वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, ये ध्यान रखें। कोई ऐसा नहीं बोलता कि ये मेरी पिछले 20 साल की प्रॉपर्टी है,
ऐसा तो बोल सकते हैं कि 20 साल का प्रॉफिट है, लेकिन 20 साल की प्रॉपर्टी नो, हम क्या बोलते हैं आज की डेट पे हमारी प्रॉपर्टी का ये रेट है। तो वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। वेल्थ को क्या लेना है? स्टॉक। कैपिटल, जो आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, कैपिटल आपको क्या लगता है क्या होता होगा? क्या कैपिटल कभी किसी ने बोला कि ये मेरा पिछले 1-2 साल का कैपिटल है, ये मेरा 5 साल का कैपिटल? या आप जब अकाउंट्स में भी क्वेश्चन करते हो तो क्या बोलते हो? या तो ये मैंने आज इतना पैसा लगाया साल की शुरू में, ये साल की एंड में। कैपिटल ऑलवेज कम्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरे बिजनेस में ये पिछले 25 साल का पैसा है। नो, हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है कैपिटल, कि कितना बिजनेस में पैसा लग रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब आज लगाऊंगा या फिर कल लगाऊंगा, वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। तो कैपिटल भी क्या होगा? स्टॉक। इसके बाद नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। सोचो जी, अब इनकम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या इनकम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी? क्या इनकम पूरे साल की होगी? इनकम कैसे होने वाली है? इनकम ऑलवेज कम्स विद अ टाइम डायमेंशन, हमेशा समय के साथ आता है। तो इनकम क्या होगा हमारे पास? फ्लो। नेशनल इनकम क्या होने वाला है? फ्लो होने वाला है। तो बैंक बैलेंस वगैरह इस तरीके के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आपको मुझे बताना है, ठीक है? 7 हो गए, 2 तो मैंने आपको पहले ही दे दिए एग्जाम्पल्स, कुछ और दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। 8, 9, 10। चलो जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल इन गोडाउन एट 20th जनवरी 2019। मेरे गोडाउन में इतना रॉ मटेरियल है, आपको बताना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है। ठीक हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माय फैक्ट्री इन दिसंबर। मेरी फैक्ट्री में दिसंबर में इतने लोगों को जॉब्स मिली है, आपको बताना है कि ये स्टॉक है या फिर ये फ्लो है। ठीक हो गया। नंबर 10, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एट 31 मार्च 2021। कितने लोग पढ़े लिखे हैं इस पर्टिकुलर डेट पे, ये आपको बताना है। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक तो आपको ये 3 बतानी है और 2 मैंने पहले बोले थे। ये 5 कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना कि स्टॉक है या फ्लो है। ये हम लोगों का, ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो पढ़ लिए थे, रियल फ्लो, मनी फ्लो, वो पढ़ लिया था। सर्कुलर फ्लो का मतलब पढ़ लिया था, 2 सेक्टर इकोनॉमी देख लिया। तो ये सब हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो था। इसको खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या ग्रॉस होता है, क्या नेट होता है, क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या नेट इन्वेस्टमेंट, क्या हमारे पास रेजिडेंटशिप, क्या सिटीजनशिप, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे रीड कर लो, ये सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लैरिफाई कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।